पारमिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे और आपको इस चैप्टर से पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आपको हम आज करा देंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके लेवल पे कुछ है तो वो है फॉर्मूला और यूनिट। फॉर्मूला और यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपका बीएच कर्व से या फिर फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वहां से बन जाता है। दो क्वेश्चन आपके मैग्नेटिज्म से फिक्स ही होते हैं, वो आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? किसका? चुंबकत्व का। क्वेश्चन है चुंबकत्व का स्क्रीनिंग या शील्डिंग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं? चुंबकत्व का स्क्रीनिंग करना है या फिर शील्डिंग करना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है? मृदु इस्पात, तांबा। ऑप्शन ए दिया हुआ है मृदु इस्पात। ऑप्शन बी दिया हुआ है तांबा। मृदु इस्पात हो गया, तांबा हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम और जस्ता। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम। और डी ऑप्शन दिया हुआ है जिंक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो हम लोग इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? हमेशा मृदु इस्पात का प्रयोग करते हैं। तांबे का प्रयोग कर नहीं सकते, तांबा मतलब कॉपर। एल्यूमिनियम हो नहीं सकता और जिंक हो नहीं सकता। तो जो इस्पात की चादरें होती है ना, उन्हीं का प्रयोग करके हम लोग शील्डिंग या स्क्रीनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए, कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में आपके पास कार्बन स्टील। ऑप्शन ए है कार्बन स्टील। ऑप्शन बी दिया हुआ है एल्निको और ऑप्शन सी दिया हुआ है एल्कोनेक्स। ऑप्शन सी क्या है? एल्कोनेक्स। और ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जब आप लोग बीएच कर्व पर होंगे तो आपको ये पता होगा कि जितना भी ज्यादा बीएच कर्व का लूप बड़ा आता है, जिस भी मटेरियल का बीएच कर्व का लूप बड़ा होता है, उसी का हम लोग क्या बनाते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो जब आप बीएच कर्व पर होंगे तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे ऐसे था और यहाँ से हम लोग ऐसे करके बीएच कर्व ऐसे बना लेते थे। ठीक है, तो मतलब इस तरह से कुछ ऐसा बन रहा था। तो ये जो लूप का एरिया है ना, वो जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा
उतनी ही ज़्यादा हम लोग अच्छा परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग ने देखा था कि यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा था जिसे कॉसेव फोर्स कहते थे, और जो ये एरिया, जितना एरिया ये बच रहा था उतना एरिया को हम लोग क्या मानते थे, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मानते थे। सही है। तो इसी तरह से जब हम अगर बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट की, तो हम वो उस मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जिसमें क्या हो, जिसमें BH कर्व का लूप है वो बड़ा आए। तो देखिए यहाँ पर कार्बन स्टील बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि कार्बन स्टील, सिलिकॉन स्टील और ये दोनों जो थे, सिलिकॉन स्टील का BH लूप सबसे अच्छा होता है और उसके बाद कार्बन स्टील का अच्छा होता है, फिर कास्ट आयरन का अच्छा होता है। तो कार्बन स्टील लेंगे। एल्निको तो सबसे फेवरेट होता है परमानेंट मैग्नेट के लिए। Al मतलब कि एल्यूमिनियम यहाँ पे हम लोग लेते हैं। Ni मतलब कि निकिल लेते हैं, निकिल, और CO मतलब कि कोबाल्ट लेते हैं, कोबाल्ट। ठीक है। तो एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से मिलकर एल्निको बनता है, और इन तीनों का यूज हम लोग किस में करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। ये क्या है, ये एल्कोनेक्स है। तो एल्कोनेक्स मतलब ये भी एल्यूमिनियम हो गया, ये कॉपर हो गया, ये निकिल हो गया और ये जिंक। तो ये भी एल्कोनेक्स का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, एल्निको का भी प्रयोग करते हैं और कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। ये जितने भी मटेरियल हैं इनका BH लूप का एरिया बड़ा आता है। तो अब तक मैंने आपको ये बताया था कि हमने पिछला क्वेश्चन क्या किया था कि एल्निको और एल्निको से मिलकर के परमानेंट मैग्नेट बनता है, और एल्निको के बारे में मैंने आपको बताया था, एल्निकोक्स के बारे में बताया था। इसके बाद हम लोग इस और क्वेश्चन क्या किए थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर यांत्रिक गति के कारण विद्युत वाहक बल का मान होता है, तो ये तो आपको पता ही कि यांत्रिक गति हो रही है मतलब कि जनरेटर में गति हो रही है, और जनरेटर में गति हो रही है मतलब कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। यहाँ पर हमने कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है जो कि मूव करेगा, तभी तो EMF पैदा होगा। तो जब ये 0 डिग्री पर होगा तो ये शून्य होगा, फिर जब ये 90 डिग्री पे जाएगा तो ये अधिकतम हो जाएगा, फिर जब ये 180 डिग्री पे आएगा तो फिर ये शून्य हो जाएगा, फिर 270 डिग्री पे अधिकतम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम यांत्रिक गति की बात करेंगे और जनरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BLV साइन थीटा, BLV साइन थीटा। B क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, और L क्या हमारा लेंथ है, V वोल्टेज है, साइन थीटा ये जितने एंगल पे घूम रहा है, साइन 90, साइन 180, साइन 270 डिग्री पर। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि अगर यही चीज में आप लंबवत जोड़ दिया जाए कि बताइए लंबवत में यांत्रिक गति के लिए EMF का मान क्या होता है, तो आप उस टाइम क्या करेंगे, अगर लंबवत की बात किया जाए तो आपको पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 0 होता है साइन 90 का मान, तो शून्य हो जाएगा। अगर आपसे EMF इक्वेशन पूछी जाएगी लंबवत करके मतलब परपेंडिकुलर रख के, तो उस टाइम में साइन क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। 0.012 हिस्टेरिसिस स्थिरांक वाला पदार्थ है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 0.012 हिस्टेरिसिस कांस्टेंट वाला पदार्थ, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट वाला पदार्थ है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया ना, तो इसमें देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, रॉट आयरन, सिलिकॉन स्टील। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। ऑप्शन बी दिया हुआ है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। इसके बाद रॉट आयरन, ऑप्शन सी दिया हुआ है रॉट आयरन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है सिलिकॉन स्टील। सही है।
तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि 0.012 हिस्टेरिसिस कांस्टेंट वाला पदार्थ है, मतलब कि हिस्टेरिसिस की बात की गई है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका हिस्टेरिसिस कांस्टेंट अच्छा होता है? हाई कार्बन स्टील का। आपसे अगर हाई कार्बन स्टील ऑप्शन में ना रहता तो आप लोग क्या लगाते? सिलिकॉन स्टील लगाते। करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम है। किस में बात की गई है? ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो किसकी बात की गई है? किसमें धारा की दिशा ज्ञात करना है? ओवरहेड लाइंस में। मतलब कि जो ओवरहेड लाइंस होती हैं जिससे कंडक्टर हमारा जाता है, सप्लाई पहुंचती है, उस ओवरहेड लाइंस की बात किया है और इसमें धारा का नियम बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है आपके पास एम्पियर्स लॉ। ऑप्शन बी दिया हुआ है लेंज लॉ। ऑप्शन सी दिया हुआ है फैराडेज लॉ और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। सही है। तो पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया कि ओवरहेड लाइन में आपको धारा की दिशा निकालना है। तो अगर ओवरहेड लाइन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ लगाते हैं? एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। एम्पियर्स लॉ के द्वारा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि एम्पियर्स लॉ के द्वारा हम ओवरहेड लाइन में अगर धारा की दिशा ज्ञात करनी होती है तो हम यहीं से करते हैं। लेंज लॉ क्या होता है? लेंज लॉ तो वो लॉ होता है ना जिसके कारण अपने ही कारण का विरोध पैदा करे। लेंज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो रूल दिया उसे लेंज लॉ हमने कहा और उन्होंने कहा कि जिस स्रोत से उत्पन्न हुए उसी का विरोध पैदा करे, उसी को, वही हमारा लेंज लॉ होता है। इसीलिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो E = -L d∅dt भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ये माइनस क्या प्रदर्शित करता है? ये माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि विरोध हो रहा है। जैसे हमारा रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट का विरोध पैदा करेगा ना, करंट के फ्लो होने में विरोध। तो उसी तरह से हम अगर लेंज लॉ की बात करें तो लेंज लॉ मतलब कि वो फ्लक्स परिवर्तन की दर में विरोध पैदा करता है। करंट है तो करंट को फ्लो होने में विरोध पैदा करता है, उसे हम लोग लेंज लॉ कहते हैं। फैराडेज लॉ आपको पता ही है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसपे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है, डीसी मशीन काम करती है, मोटर काम करता है, जनरेटर काम करता है। तो इन सब में क्या होता है कि कोई भी अगर दो पोल है, नॉर्थ और साउथ दो पोल है, उसमें कंडक्टर को रख के उनके बीच में घुमाया जाएगा तो एक फोर्स का पता चलता है जिससे ईएमएफ पैदा होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। सही है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे के इंडक्शन नियम का सूत्र बताना है आपको। फैराडे के इंडक्शन नियम का सूत्र बताइए। सही है। मतलब फैराडेज के इंडक्शन नियम का सूत्र बताना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है -n ∅2 ∅1। यहाँ पे दो फ्लक्स की बात की गई है ना, ∅2 ∅1 अपॉन में t। सही है। ∅2 ∅1 अपॉन में t। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है n ∅2 ∅1 अपॉन में t। ये भी सही है। ∅2 ∅1 अपॉन में t भी सही है। ऑप्शन सी दिया हुआ है n
phi2 t2 अपॉन में t। सही है। इसके बाद ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही है। तो बात देखिए किसकी कर रहा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सूत्र आपको बता रहा है। मैंने आपको बताया कि फैराडेज लॉ का मतलब क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि करंट के बीच में करंट यानी कंडक्टर को रख करके घुमाया जाए तो उसमें एक फोर्स का पता चलता है जिससे ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर किससे ईएमएफ पैदा हो रही है, ये क्या है, माइनस एन phi2 माइनस phi1 अपॉन में टी। आपने जब ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, ऐसे आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है ना, ये ऐसे, तो इसमें हम लोग जब यहाँ पर वाइंडिंग करते थे, ये हमारी वाइंडिंग होती थी, तो जब हम इसे इस तरह से पकड़ते हैं, देखिए हमारी वाइंडिंग कैसी हुई है, ऐसी हुई है ना, तो इसको इस तरह से ही तो पकड़ेंगे। अगर इधर से बात करेंगे तो इसको ऐसे पकड़ेंगे। तो जब हम फ्लक्स की डायरेक्शन निकालते थे तो फ्लक्स हमारा कैसे जाता था, ऐसे करके जाता था, ये हमारा फाई जाता था, फाई ऐसे जाता था ना, ये इसकी डायरेक्शन होती थी और ऐसे होती थी। इसके बाद हम लोग करंट निकाल देते, तो करंट का ऐसे जाता था, ऐसे ये करंट जाती थी और यहाँ पर ऐसे इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती थी, इस तरह से। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फैराडेज लॉ से ही तो हम लोग पता कर रहे थे। तो अगर राइट हैंड रूल लगाना है तो हम यहाँ पे करंट के लिए तो राइट हैंड रूल लगा रहे थे, लेकिन फ्लक्स की डायरेक्शन को अगर हमें पता करना था तो हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसी प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क ही करता है। तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला क्या है, सही है, माइनस एन phi2 माइनस phi1 अपॉन में टी। अब जो इधर से जा रहा है वो phi1 है और जो इधर से आएगा वो क्या होगा, वो phi2 है। तो देखिए अगर दो बातें होती हैं, एक लिंक होता है और एक लीकेज होता है। एक क्या होता है, एक होता है हमारा लिंक करना, फ्लक्स लिंक कर रहा है, और एक होता है हमारा फ्लक्स लीकेज कर रहा है। तो लिंक करने का मतलब क्या हुआ कि phi1 प्लस phi2 मतलब कि आपस में जुड़ गए, और लीकेज करने का मतलब क्या हुआ कि जब लीकेज करना मतलब जो अपने पाथ से हट गए वो हम क्या कहें कि फ्लक्स लीकेज हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, phi1 माइनस phi2 लिख सकते हैं। बीच में किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है। क्यों, क्योंकि ये वाले फ्लक्स जो है ना वो अपने पाथ से हट जाते हैं। तो ये जब पाथ से हट जाते हैं तो ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि फ्लक्स लीकेज हो गया, मतलब कि phi1 माइनस phi2 हो गया, और लिंक हो गया मतलब कि आपस में जुड़ गया, मतलब कि phi1 प्लस phi2 हो गया। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए क्वेश्चन है कि क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान होता है। क्वेश्चन क्या है कि क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान होता है। क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान होता है। किसकी बात की गई है, क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान होता है। ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है अधिकतम, ऑप्शन बी दिया हुआ है न्यूनतम, ऑप्शन सी दिया हुआ है शून्य, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज, सही है। और कहा क्या गया है आपसे कि क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान बताना। अब देखिए बात ये, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई चुंबक है, ठीक है, ये मान लिया कि आपके पास में कोई चुंबक है, तो होगा ये कि जैसे मान लीजिए कि हमने इसको बीच से ऐसे काट दिया,
पहले हमारे पास नॉर्थ पोल था और यहाँ पे साउथ पोल था, हमने इसको बीच से ऐसे काट दिया, तो ये क्या अलग हो गया? नहीं, ये अलग नहीं हुआ, फिर इसका साउथ बनेगा और इसका नॉर्थ बन जाएगा, मतलब कि दो पोल फिर से बन जाएंगे। अब मान लीजिए कि हमने इसको बीच से काट दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका साउथ बन गया और यहाँ पर इसका नॉर्थ बन गया। फिर हमने इसको बीच से ऐसे काट दिया, तो यहाँ पर इसका साउथ बन गया, यहाँ पे इसका नॉर्थ बन गया। मतलब ये चार भाग में हमने जब भी काटा तो इसके दो पोल आपस में बनते गए। अब जैसे मान लीजिए इसमें से एक पोल हमने ऐसे उठाया और यहाँ पर रखा, और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो ये चुंबक है, इसमें वेव्स रेज निकलेंगी, वो कैसी होंगी, यहाँ से नॉर्थ से साउथ की ओर होंगी, कुछ इस तरह से ऐसे चलेंगी, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी। मतलब कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। अब इसका अपना कुछ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ये तो हमारी क्या है, ये तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो मान लेते हैं कि ये कुछ वेव्स ऐसे गई, कुछ वेव्स ऐसे आई, ये ऐसे गई, ये ऐसे आई, यहाँ से ऐसे आई, यहाँ से ऐसे आई, इस तरह से कुछ हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, इस चुंबक से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कमजोर होता जाता है। और जब हम चुंबक के पास रहते हैं, मतलब यहाँ की बात करेंगे, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल प्रबल होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कोई मैग्नेट रख दिया, एक मैग्नेट हमने यहाँ पे रखा और एक मैग्नेट हमने यहाँ पे रखा, एक यहाँ पर रखा, सबका अपना अपना पोल है, साउथ है और नॉर्थ है, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। हमने साउथ नॉर्थ इसलिए लिया है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये अगर एक समान पोल होगा तब तो रिपल्शन होने लगेगा ना, अलग अलग पोल होगा तभी तो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह का हमारा पोल था, सही है। अब देखिए कि क्या हुआ कि यहाँ पर इस वाले चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो इस चुंबक के साथ मतलब पास में, इस वजह से उसका चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी बात कि इसका भी तो कुछ अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो भी तो एक मैग्नेट ही है ना, तो वो भी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब इसकी और इसकी वेव्स मिल जाएंगी आपस में तो इनका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इससे थोड़ा सा दूर आए, यहाँ पर आए तो इसका चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा कम होगा, इसकी अपेक्षा में थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा। फिर जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो और भी कम स्ट्रॉन्ग होगा, और जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ तक का इसका चुंबकीय क्षेत्र था, ये वाला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। तो इसका तो अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसका अपना, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये सभी मैग्नेटों की तुलना में सबसे कमजोर ये वाला मैग्नेट होगा। आ रही बात समझ में? तो हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे कि अगर हम जितनी बार भी काटते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा किनारों पर प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर हमें नॉर्थ और साउथ पोल बनाना होता है, बनता है, हम नहीं बनाते, बनता है, वो तो नेचुरल है कि बनेगा ही बनेगा। अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक भी चुंबक को लटका देते हैं तो भी वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेंगे। तो ये हमारा मैग्नेट जो है ना, ये हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल होगा, तभी तो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। और यहाँ पर कैसा होगा, शून्य की कंडीशन होगा, शून्य, मतलब बीच में बिल्कुल भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। रेज भी जो निकलती हैं वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाती है। ऐसा नहीं है कि रेज एक दूसरे को काटते हुए बढ़ती हैं, नहीं, वो वक्रीय बढ़ती हैं और एक दूसरे के साथ में बढ़ती हैं, लेकिन कभी किसी को काटती नहीं है। तो इसलिए भी यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य हो जाता है। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान कैसा होता है, शून्य होता है। क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान शून्य होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।